जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी शाहिदा रहमानी से, उनसे दोबारा बात करेंगे। शाहिदा साहबा, ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की हुकूमत में जो है हम देखते हैं कि जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया से हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, तो ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। खान साहब ने अपनी हुकूमत में कहा था कि कुलभूषण यादव को जासूस कहने में नवाज शरीफ को दिक्कत पैदा हो रही थी, और इतने छापे या इतनी पुलिस, इतनी वैन्स, इतने छापे उन्होंने साबिक वजीर आला परवेज इलाही के लिए किए। अगर वो कुलभूषण यादव को पकड़ने की कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हम देखते हैं कि नून लीग का जो है एक नरम गोशा है भारत के लिए, और ऐसा खान साहब कहते हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है बिलाल साहब। बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिलाल साहब, क्या लगता है आपको कि नून लीग की हुकूमत में हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया से बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जब खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो हालात कशीदा हो जाते हैं और उस सूरत में हमें कश्मीर देना पड़ता है? जो इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ पर भी शाहिदा रहमानी साहिबा कुछ कह रही थी तो उसका जवाब देना मेरा राइट है कि इमरान खान ने कहा कि हम सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन किसी के हम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई हमें डिक्टेट करे या कोई हमसे डू मोर का मुतालबा करे। अब आप मुझे बताएं कि जो हमने वॉर ऑन टेररिज्म की थी और हमने ड्रोन के लिए हमारे हवाई अड्डे दिए, हमने अपने बेसिस दिए, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा नुकसान हुआ और 80,000 जाने हमारी इस मुल्क में इस वॉर ऑन टेरर में थी। अब आप आ जाए कश्मीर पे जब इंडिया ने हम ये अपना आर्टिकल लगा के उसकी खुद मुख्तारी पे एक अटैक किया, तो इमरान खान का क्लियर कट स्टांस था कि जब तक कश्मीर की सिचुएशन को, कश्मीर के स्टेटस को रिवर्स नहीं करते, हम इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। और इसी तरीके से इमरान खान ने जब यूएनओ में तकरीर की, वो मशहूर तकरीर जिसमें उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा का केस लड़ा, फलस्तीनियों का लड़ा, कश्मीरियों का लड़ा, पूरे पाकिस्तान का केस ही लड़ा। तो बात यह है कि इमरान खान तो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं, बल्कि वो तो तमाम पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं, और वो हमेशा बिलीव करते हैं कि एक आज़ाद इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी हो, किसी की डिक्टेट ना हो। अभी तो ये जो पीडीएम की हुकूमत है, ये अपने कुछ भी पॉलिसीज लेने के लिए लंदन और अमेरिका चले जाते हैं। खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया, आपकी जमातें तो ऐसा भी कहती हैं, फरीकैन जमातें। देखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, एक इमरान खान वाइड लीडर है जिसने कश्मीरियों की आवाज पूरी दुनिया में उठाई। उसने कश्मीरियों की के जो है वो मुकदमा लड़ा, यूएनओ की आप वो स्पीच उठा लें, और वो फेमस अल्फाज कि हम आखिरी वक्त तक, खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे जो सियासी नाबालिग मुखालिफ हैं वो तो कुछ भी कह लें, मैं उनकी बात पे इतना है ना ध्यान नहीं देता कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए करें। लेकिन ये बात आप देख लें कि इमरान खान ने ये कोशिश की कि सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन अच्छे हो जाएं, और आज सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में रिलेशन अच्छे हो गए। इमरान खान हमेशा कहते थे कि हर नेबरिंग कंट्रीज के साथ और जितने भी हमारे ट्रेड के कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो, लेकिन अपने टर्म्स पे, किसी और के टर्म्स में नहीं। आपने देखा कि वो आपने जब भी वो पिछली हुकूमतों ने ड्रोन हमले के लिए बेसिस दिए तो हमेशा डू मोर का मुतालबा आता रहा, और इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें लोन नहीं चाहिए, आप हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे साथ बिजनेस करें, तिजारत करें, ताकि जो हमें भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। तो ये एक वो विजनरी पॉलिसी है जो हमारी हुकूमत में आई थी, ना कि वो कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पे मुसल्लत की गई। और आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब, उनकी कोई पॉलिसीज तो है नहीं, जब भी उनको कोई पॉलिसी या कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो अमेरिका या लंदन का, आज भी वो लंदन पहुंचे हैं, वो आज भी लंदन गए हैं। जाहिर है वो नवाज शरीफ से वो कोई और है ना कोई डिक्टेशन ले रहे होंगे, क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं।
अच्छा बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, वजीर आजम के हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन इमरान खान के हाथ में भी कुछ नहीं था और इसका बयान, इसका एतराफ़ उन्होंने खुद किया है कि जब उनकी हुकूमत चली गई तो वो उनकी 2 मुलाकातें हुई देखिए, बाजवा साहब के इमरान साथ। खान ने हमेशा ये कहा कि हर इंस्टीट्यूशन अपनी नहीं, उन्होंने जो कहा कि उनके मुझे बाजवा ने देखिए कहा कि मेरी असेंबली तहलील कर दो और उसके बाद मुझे इलेक्शन की लाल बत्ती देखिए के पीछे उन्होंने लगा ये के, जो ये खुद इमरान स्टेटमेंट खान है साहब ने कहा है। ये जो स्टेटमेंट है सियाको समाज से इसको पेश किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब हमारी असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी तब तो आपके बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो ये फिजूल बातें और है ना फैक्ट्स से बिल्कुल बरक्स बातें हैं। साबिक जहाँ आर्मी तक चीफ की भी तो कोई वर्थ होती है ना बिलाल साहब, या नहीं हमारे आप मुल्क मुझे में? बता देंगे बाजवा साहब ने खुद बोला, ये तो मीडिया में क्या सराही इमरान है खान ना, साहब ने ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल ऐसा नहीं बात बोला। और ये जो बातें हैं बिल्कुल है ना सियाको सबक से जो है हट के बातें की गई हैं। और इमरान खान ने हमेशा ये कहा, जो एक बात वो आज भी शायद करते हैं, कि मैंने अकाउंटेबिलिटी की बात की, मैंने कहा कि जो केसेस हैं, और इमरान खान साहब का ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, और जो NRO 2 के खिलाफ थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, और वो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क में अगर इस मुल्क की आप तरक्की चाहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो, क्योंकि जो पिछले 75 साल में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो इस मुल्क को लूटा गया है। अब आप मुझे बताएं ना कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, उन्होंने आके सबसे पहले क्या काम किया? इन्होंने नैब के कवानीन में तरामीम की, इन्होंने ये कहा कि जो 99 करोड़ रुपए तक है उसका केस नहीं जाएगा, 1 अरब रुपए से ज्यादा है उसके ऊपर केस जाएगा। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए। इन्होंने वो सारे कानून तरामीम कर दी जो इनके खुद के फवाइद के लिए। आम आदमी के सरोकार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो कानून साजी की कि वो इनको पर्सनल बेनिफिट्स हो। और मुझे एक बात बताएं कि जिस दिन ये किस मुल्क में होता है कि जिस दिन हमजा शहबाज पे कन्विक्शन होनी थी उस दिन वो चीफ मिनिस्टर का ओहदा लेते हैं, और जिस दिन शहबाज शरीफ पे कन्विक्शन होनी थी, उन पर फर्द जुर्मायद होनी थी, उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर का है ना ओहदा लेते हैं। किस दुनिया में होता है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, अच्छा, इस पे क्या कहेंगे बिलाल साहब? सबके ओपन शट केसेस हैं। आप इनके है ना वो फेक अकाउंट केसेस देख लें। वो शहबाज शरीफ से पूछते हैं कि आपके बच्चों के अकाउंट में पैसे कहां से आ गए, तो कहते हैं मेरा बच्चों से ताल्लुक नहीं है, मेरे बच्चों से पूछे। और वो नवाज शरीफ के बच्चे कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, तो आप हमसे नहीं, मरियम साहिबा ने तो कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जी वही मरियम नवाज के मशहूर, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और आज तक उन्होंने वो लेकिन खान साहब के बारे में भी तो यही बात की जाती है कि कितने गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया बिलाल साहब, कितने गवर्नर हाउस को आप लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दिया, ये भी तो बात की जाती है खान साहब के बारे में। देखें आप कहां की बात कहां से ले जा रही है सर, आप भी तो कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? मैंने आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं की, वो उसकी गवर्नर के हाउस की भी बात कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि वो जो फेक अकाउंट केसेस थे, जो आपके 42 अरब रुपए के जो करप्शन केसेस थी, जिसकी GIT बनी थी, इन्हीं इदारों ने GIT बनाई थी ना, जिसमें ओमनी ग्रुप, जिसमें आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन और सब लोग उसमें शामिल थे, उसका केस का क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताएं कि जो नवाज शरीफ ने आज तक आपको मनी ट्रेल दी, आपने इन्होंने किस तरह लंदन में जायदादें बनाई? बस उन्होंने वो कतरी लेटर दे दिया। तो बिलाल साहब, आप इन्हीं बातों को लेके तो आप कहते हैं कि अवाम जो है वो खान साहब की तरफ आएगी और खान साहब को वोट देगी, लेकिन फिर PDM ये भी तो सवाल करती है कि खान साहब की हुकूमत में क्या हुआ था? कि मैं आपको बताता हूँ खान साहब की हुकूमत में क्या हुआ था। शाहिदा रहमानी कह रही थी ना, हम जब ये हुकूमत छोड़ के गए तो 6% GDP ग्रोथ था। हम जब ये छोड़ के गए तो 21 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व थे। हम जब छोड़ के गए तो $2 बिलियन का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट महाना था, और पाकिस्तान में 5 साल में पहली मर्तबा एक्सपोर्ट की है ना ग्रोथ थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 17 साल का जो ग्रोथ है वो इससे सबसे ज्यादा जो है ना वो रिकॉर्ड इजाफा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, जिससे पता चलता है कि इसके मुल्क के कारखाने चल रहे हैं। जब मुल्क के कारखाने चल रहे होते हैं तो आपको इकोनॉमी का जो है वो पहिया चल रहा होता है। यहाँ तक कि लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके लिए आपके पास मजदूर अवेलेबल नहीं था। आपके रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। आपकी जितनी इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल,
कंस्ट्रक्शन की जो आप जो मुंसलिक 41 इंडस्ट्री थी सब चल रही थी। और आज ये है कि ये आए थे कि हम इस मुल्क में महंगाई खत्म करना है। जब हम देखिए बिलाल साहब, महंगाई तो खान साहब के दौर में भी थी और खान साहब ने कहा था कि अब आपने घबराना नहीं है। जब हमारी हुकूमत गई तो 11% महंगाई थी और आज इस मुल्क में 40% महंगाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक साल में इन्होंने तबाह कर दिया, इनसे टैक्स भी कलेक्ट नहीं होता। और अप्रैल के महीने में जो टैक्स कलेक्शन पीडीएम ये कहती है कि खान साहब ऐसी सुरंगें बिछा कर गए थे जिसकी वजह से महंगाई जो है वो मजीद अरूज पे आ गई है। पीडीएम तो ये कहती है महंगाई अरूज पे आ गई है। खान साहब ऐसी बारूदे सरंगे जो है वो बिछा के गए थे जिसकी वजह से जो है आज महंगाई मजीद अरूज पे आ गई है। मैं आपसे कहता हूँ, अभी मैंने आपको फिगर्स बताया कि इमरान खान की जब हुकूमत गई तो इन्फ्लेशन CPI इंडेक्स 11% था, जो आज पाकिस्तान में तकरीबन 40% है। और हमने, क्योंकि हमारे पास हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर था, हमारे पास फिस्कल स्पेस थी, तो हमने बिजली के रेट कम किए। हमने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद हमने लोकल सतह पे पेट्रोल की प्राइसेस कम की। हम जब हमारी हुकूमत थी तो $100 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी। आज इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस $70 है और ₹150 का पेट्रोल आज ₹280 है। महंगाई उरूज पर है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पे है, कारखाने बंद हो रहे हैं, सीमेंट की जो सनत है वो तबाह हो गई है, स्टील अच्छा बिलाल साहब ये बताइएगा, तबाह हो गई है। टेक्सटाइल, मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस महीने अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो इस एक महीने में आपका 500 मिलियन $50 करोड़ का एक्सपोर्ट एक महीने में कम हुआ है। अच्छा बिलाल साहब, मौजू की तरफ दोबारा आएंगे। क्या लगता है आपको कि अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं हुए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि इलेक्शन की तैयारियां जो है वो अब सिर्फ जिन्नात ही कर सकते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट जो है। मुल्क में अगर आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्टेनिटी चाहते हैं, इकोनॉमिक ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस के लिए जितना जल्दी इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए इस मुल्क के लिए बेहतर है। हमारा मुल्क ये कह रहे हैं ना कि हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, हमारा मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। हमारे पास आज से $4.5 अरब के रिजर्व हैं, उसमें भी चाइना के $2 अरब हैं जो दिए थे, और सऊदी अरेबिया और UAE से जो हमारे दोस्तों से आए थे वो अभी तक इनसे IMF की डील नहीं हो सकी, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसीज नहीं। IMF है ना आपका फ्यूचर प्लान मांग रहा है, वो इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको पता है अगली हुकूमत को उनकी आनी नहीं है। तो इस मुल्क में अफरा तफरी और जो इंतजार का आलम है उसको खत्म करना है। तो फिर बिलाल साहब मुझे एक चीज का जवाब दे दें, इलेक्शन नहीं हुए तो फिर वही लॉन्ग मार्च होगा, वही कंटेनर होगा, वही खान साहब होंगे। हम हर किस्म का एहतजाज करने की हम राइट करते हैं, हर किस्म का एहतजाज हम करेंगे और हम आइन के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या अहकामात जारी करेगी मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन हो पाएंगे। असद महमूद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। असद साहब बताइएगा, मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ पे इत्तफाक हुआ था, वो ये था कि इलेक्शन जो हैं वो एक वक्त पे हो सकते हैं मुल्क में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 14 मई को तमाम असेंबलीज जो हैं वो तहलील नहीं कर सकते। ये फैसला था PDM का। क्या लगता है आपको कि वेरी नेक्स्ट अब होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खदीजा, इनकी जो आपस में मुज़ाकरात भी हुए थे, तो इवन हमने शुरू में कहा था कि ये एक दूसरे के साथ सियासत नहीं कर रहे, ये तो दुश्मनी के अंदर हैं ये लोग। तो सर्टली फिर कैसे आप समझते हैं जी कि अगर ये मुज़ाकरात करेंगे तो ये कामयाबी की तरफ जाएंगे? अच्छा, अगर आप अपना माजी भी देख लें, मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर, जब भी इन्होंने कभी बातचीत की तो कभी वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची।
तो व्हाट आई से कि जब ये इन्वायरमेंट्स के अंदर ये मुज़ाकरात करेंगे, मतलब आप ये देखें ना, अगर एक साइड पे पीटीआई है जैसे जी के 2 असेंबलियां टूटी, उनके इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल पीडीएम कहती है जी कि नहीं हम इसके लिए तैयार नहीं है, हमने एक ही दिन के इलेक्शन कराने हैं। तो इसमें इन्होंने कौन सा बड़ा, दोनों लोगों ने यानी पीडीएम ने, ये पीटीआई ने तीर मार लिया कि जी नहीं हम इस नुक्ते पे मुत्तफिक हो गए कि नहीं इलेक्शन एक दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अब उसे कि लोग किस चीज का इंतजार तो नहीं कर रहे थे, देवर थिंकिंग कि नहीं वो किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंचेंगे कि चलो भी पीटीआई 2 महीने आगे चली जाए, ये पीडीएम वाले 2 महीने पीछे आ जाएं और दे शुड गो बेसिकली फॉर द इलेक्शन। लगभग कोई जुलाई का मंथ जो है वो सोचा जा रहा था सर साहब। जी बिल्कुल खदीजा, ऐसा ही है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देखते हैं, आप इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखें, ओवरऑल दहशतगर्दी जिस तरीके से सर उठा रही है, और इसके अलावा लोगों को बेरोजगार होना, महंगाई का, मतलब आप एक के बाद एक मसला उठा के देखें और आपको लगता है कि अगर ये पीडीएम की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है मुल्क के अंदर तो कोई ऐसी को खैर की तवक्को तो आपने रख। अच्छा साहब, ये जो आपने एक नुक्ता उठाया है कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, तो पीडीएम ने भी यही कहा था कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, इसलिए इस वक्त जो है वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और आज भी अब यहाँ पे मैं अगली बात आपसे ये कहूंगा कि 2008 के अंदर इलेक्शन हुए थे, 2008 के अंदर और फिर 2013 के अंदर जी खदीजा वो टाइम था कि जिसके अंदर दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर पीक के ऊपर थी। तो यू कांट से, और अगर उस 8 और 13 के दोनों इलेक्शन के पहले का अगर हम मुवाजना करें आज के इलेक्शन से, तो इस तरह की तो चलिए कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आज के दिन बड़ा हमारे लिए भारी गुजरा, हमारे 6 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए, हमारे 8 असातिज़ा कराम जो है वो उनको वहां पे शहीद कर दिया गया। ऐसे के आज हमारे लिए यस इट इज अ वेरी हैवी डे, बट अदर देन दैट आई वुड से कि जी मतलब ये कैसे हो सकता है कि जी मतलब पीडीएम ने, आप देखें ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम इसकी पाबंदी करेंगे। तो आप फील करते हैं कि पीडीएम या पीडीएम के साथ जुड़े हुए जो दूसरे इदारे हैं, क्या वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी करते हुए नजर आते हैं? तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, कोई असेंबली टूटती है वो ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाते, जैसे जी कि 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन कराएं। अच्छा, उससे भी हटके देखें, थोड़ा सा चले जाएं, जो इस वक्त आपको इंटरिम गवर्नमेंट पंजाब के अंदर नजर आती है, या फिर आप केपी की बात करें, डू यू थिंक रियली ये वो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं कि जिनसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये इलेक्शंस कराएंगे, इलेक्शन की तैयारी करेंगे, इलेक्शन कमीशन को ये मुकम्मल तौर पे ताउन फराहम करेंगे? ऐसी तो कोई चीज आपको नजर नहीं आई, ना केपी के अंदर ना पंजाब के अंदर, बल्कि आपको ऐसा फील होता है कि जो पहले फेडरल गवर्नमेंट थी ओके पीडीएम की इस्लामाबाद के अंदर, उसका एक्सटेंशन अब पूरे पंजाब के अंदर हो गया है, और जो कुछ कहा जाता है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट से, वो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन आपको पंजाब गवर्नमेंट के अंदर होती नजर आती हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आई सिंपली डोंट फोरसी एनीथिंग कि जी कोई बेहतरी की उम्मीद है। और एक्चुअली मैं आपसे बताऊं जी, पाकिस्तान के हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अब इनकी उम्रें हो गई 70 साल प्लस ही सारे के सारे चले गए हैं जी। अगर अब भी ये किसी तरीके से होश के नाखुन नहीं लेते, हम आपके साथ आवाम के साथ ये खड़े नहीं होते, या उनका कोई ख्याल नहीं आता, मुल्क का ख्याल नहीं होता, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, अपने मफादात के लिए जो मतलब हर कुछ कर गुजरने को तैयार है, तो आप बताएं ना, फिर पाकिस्तान आज वहीं ला के खड़ा इन्होंने कर दिया जिसका हमने और आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते, और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर सकते, तारीख नहीं दे सकते इलेक्शन की। तो क्या लगता है आपको कि पहले हम देखते थे कि पीडीएम और सुप्रीम कोर्ट है वो आमने सामने आ गए, और अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने आ गए? मैं एक आपसे तो जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि वो लोग कहते थे जी कि नहीं, इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, और ब्यूरोक्रेट ने आके जिस तरह का रंग दिखाया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को चलाया, जिस तरीके से पाकिस्तान को जो इलेक्शन कमीशन है वो एक्चुअली नून लीग का आपको दफ्तर नजर आया, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई चीज ऐसी है नहीं कि आप ये कह सकें कि ओके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसकी तरफ से काम करते हुए आपने देखा। फिर मैं ये समझता हूँ कि आज अगर अदालतों के ऊपर, चाहे असेंबली के अंदर बैठे हुए जो कि ओके जी मैं कहता हूँ कि कवर्ड हैं कि जी उसके अंदर वटेवर दे से उसकी कोई पकड़ एक लिहाज से नहीं आती, आज अगर हमारी अदालतों ने इससे पहले जितने भी फैसले दिए होते वो टाइमली फैसले देते, मजबूत फैसले देते, कंप्लीट डिसीजन देते, एग्जीक्यूशन को वो इंश्योर करते,
तो आज हम जिस मुसीबत के अंदर एक लिहाज से पड़े हुए हैं, और हमसे ज्यादा जो हमारी अदालतें हैं, जिस तरीके का क्रिटिसिज्म, जिस तरीके की प्रोपेगेंडा जो कि पीडीएम की सारी जमातें हैं सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ कर रही है, ये तो कभी आपको नजर भी ना आता। पीडीएम तो ये भी कहती है कि पहले 3-4 का फैसला था और फिर उसके बाद फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा की गई और अब वो इस्तदा जो है वो भी मुस्तरद कर दी गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मेरा ख्याल है इसके अंदर किसी तरह का कोई वेटेज नहीं है। देखिए, एक बात आती है ना कि मैं दाद देता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनके साथी जजेस को कि जो उन्होंने जिस तरह का रेस्ट्रेंट का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया है, इस कदर उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि रकीक हमले उनकी जात के ऊपर जो सारा कुछ किया गया, वो एक लिहाज से बिल्कुल आप फील करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। और एक ये चीज बेहतर है कि पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो शायद पीडीएम के साथ आपको खड़े नजर नहीं आते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े नजर आते हैं। ये एक बड़ा हेल्दी साइन है। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे कहूँ, अच्छा भी चलें ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं असेंबली के अंदर जो बोलते हैं उन पे कोई पकड़ नहीं है। असेंबली से बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मरियम सफदर जिस तरीके से दशनाम तराजी करती नजर आती हैं एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जज साहब को बुलाया जाए यहाँ पे पार्लियामेंट और उनसे पूछा जाए कि वो इजलास का रिकॉर्ड आखिर क्यों मांग रहे हैं। अच्छा, ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक लिहाज से रिकॉर्ड, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं है कि आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या इस तरीके से किसी को किसी अदालत के अंदर बुलाया जाए। ये बड़ी गलतफहमी का शिकार है और मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों के अंदर ये न सिर्फ ये कि इन सब की गलतफहमी दूर होती नजर आएगी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जिन के बयानात से आउट ऑफ दी असेंबली they should be taken, rather they must be taken to the task। और मेरा ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप ओवरऑल, मैं रियली हैरान होता हूँ कि जिस तरीके से आप इन पीडीएम के लोगों को हमारी जुडिशरी के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, जो आते अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।